हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम की। तो जल्दी जल्दी आ जाइए, आज फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी कंप्यूटर क्लास को। आज हम पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। एक बार बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, आ जाइए जल्दी जल्दी। कंप्यूटर की कितनी जनरेशंस है। कल हमने क्या पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर का इतिहास क्या था, कैसा था। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ेंगे, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं वो क्या है, वो हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। सब कुछ आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा अगर आपने कल क्लास को ज्वाइन किया था तो अब हम स्टार्ट करते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। तो फर्स्ट जनरेशन क्या थी हमारे कंप्यूटर की। पहली जनरेशन कब आई, 1942 से 1955 तक। आ जाओ भाई, कमेंट कर दो किसी ने, जो जो आ गए हैं वो। फर्स्ट जनरेशन क्या थी, फर्स्ट जनरेशन या पहली पीढ़ी भी बोल सकते हैं। इसमें क्या था, जो हमारे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे। वैक्यूम ट्यूब क्या होते हैं, ये इनके बिहाफ पे जो हमारा पहला कंप्यूटर है वो बाइनरी के रूप में काम करता था। बाइनरी सिस्टम द्वारा जैसे 0 to 9 मशीन लैंग्वेज को समझता था। ठीक है, और साइज में क्या था ये कंप्यूटर, पहली जनरेशन का कंप्यूटर साइज में बहुत बड़ा होता था। ठीक है, साइज में बहुत बड़े होते थे ये कंप्यूटर। इनको चलाने में बिजली की खपत भी बहुत होती थी। बिजली की खपत ज्यादा होती थी। दूसरा क्या है, हीट ज्यादा उत्पन्न करते थे ये। आकार में बहुत बड़े थे ना, और बिजली भी क्या है, 150 किलोवाट के उससे चलते थे कंप्यूटर, और हीट ज्यादा निकलती थी। तो कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनिंग भी बहुत ज्यादा चलाई जाती थी, एसी। ठीक है,
क्या था भाई, फर्स्ट जनरेशन क्या थी? पहली जनरेशन 1942 से 1955 के बीच में ये जो कंप्यूटर है हमारा बना, ठीक है। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी, ये वैक्यूम ट्यूब है। कंप्यूटर का साइज इतना बड़ा था कि एक पूरा रूम उसको चाहिए रखने के लिए, ठीक है। और उसमें क्या है, बिजली की खपत भी बहुत होती थी क्योंकि कंप्यूटर बहुत बड़ा था। अब बिजली की खपत ज़्यादा होती थी, कंप्यूटर बड़ा था तो हीट भी ज़्यादा उत्पन्न करता था। तो उस हीट को कम करने के लिए, कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशन भी यूज करने पड़ते थे। तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। एक बार देख लो, ये वैक्यूम ट्यूब्स आपकी जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुई थी। इसमें आपको करैक्टरिस्टिक्स अगर पूछ लिए जाए तो क्या लिखना है? आकार में बड़ा था, बिजली की खपत ज़्यादा होती थी, दूसरा क्या है, बाइनरी सिस्टम में काम करता था। बाइनरी सिस्टम में काम करता था, मतलब 0 to 9 मशीनी लैंग्वेज समझता था जो हमारा ये वाला कंप्यूटर है। समझ आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार स्क्रीनशॉट लेना है किसी को भी या राइट डाउन करना है तो आप लोग कर सकते हैं। एनिएक और यूनिवैक, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। एनिएक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और यूनिवैक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो व्यावसायिक और कमर्शियल कामों के लिए बनाया गया था। और ये कैलकुलेशन के लिए था एनिएक कंप्यूटर, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसलिए ये क्या है, हमारी फर्स्ट पीढ़ी है कंप्यूटर की। कल से क्लास 11 बजे रहेगी भाई, 11 बजे आप लोग ज्वाइन किया करो। अब चलते हैं सेकंड जनरेशन पे। चले, लिख लिया आप लोगों ने? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की क्या है, दूसरी पीढ़ी क्या थी हमारी? इसमें दूसरी पीढ़ी में क्या था? पीढ़ी का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग हैं, ठीक है, तो हमारे जो नाना दादी दादा जो भी है, उनकी पीढ़ी और हमारी पीढ़ी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है टाइम के साथ, ठीक है। टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग बहुत एडवांस होते जा रहे हैं। वैसे ही कंप्यूटर ने भी पीढ़ी टू पीढ़ी प्रोग्रेस की। पहले बहुत बड़ा कंप्यूटर था, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे। अब क्या है, इसमें ये ट्रांजिस्टर आ गया था, तो कंप्यूटर का साइज क्या है, थोड़ा छोटा हो गया था। ये क्या है, आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक है। पहले पूरे रूम में रखना पड़ता था ना, पूरे रूम की जगह घेरता था आपका कंप्यूटर। अब क्या है, मॉडिफाई हो गया था ये हमारा। ये कब से कब तक था? वो हमारा आया था 1942 से
55 और ये 1955 से 1964। दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर हमारा कब नया बना? 1955 से 1964 में। इसमें क्या हुआ था? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स आ गए। इससे हमारा कंप्यूटर का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। ठीक है, इसमें कंप्यूटर साइज छोटा हो गया और गणना करने की स्पीड है वो बढ़ गई थी। समझ आ रहा है? सेकंड पीढ़ी में क्या चेंज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब की जगह, वैक्यूम जो ट्यूब्स थी उसके कारण हमारा कंप्यूटर बहुत बड़े साइज में होता था, उसको चेंज करके ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया, उपयोग किया गया। उससे क्या है, कंप्यूटर हमारे छोटे हो गए। उसके साथ साथ और क्या क्या विकास हुआ कि जो स्पीड है गणना करने की, कैलकुलेशन करने की, वो भी बढ़ गई थी। देख लीजिए, ये ट्रांजिस्टर होते थे। किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग। पहली पीढ़ी में डाटा कहाँ स्टोर किया जाता था? पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। और इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक टेप में डाटा स्टोर किया जाने लगा। बिजली की खपत भी, कंप्यूटर छोटा हो गया तो बिजली की खपत भी इसमें कम हो गई। ठीक है, बिजली की खपत कम हो गई और डाटा स्टोर किस में होने लगा? इसमें मैग्नेटिक टेप में। डेटा स्टोर होने लगा, समय भी कम लगने लगा कैलकुलेशन और स्टोरिंग करने में। ठीक है, समय की भी बचत होने लगी। इससे क्या पता चल रहा है कि पीढ़ी टू पीढ़ी हमारा कंप्यूटर विकास करता गया। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो किसी को या लिखना हो तो लिख सकते हैं आप। और इस समय नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी विकास हुआ था। पहले एक ही लैंग्वेज थी ना, मशीनी लैंग्वेज 0 to 9। और ये जो अब हमारा कंप्यूटर आया सेकंड पीढ़ी का, तो इसमें जो लैंग्वेज है
उसमें भी विकास हुआ। चलिए लिख लीजिए, राइट डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर से बता रही हूँ कि पहले वैक्यूम ट्यूब्स थे, फिर ट्रांजिस्टर आया, उसकी वजह से क्या है, स्पेस कम घेरने लगा हमारा कंप्यूटर और बिजली की खपत भी कम हो गई, हीट भी कम उत्पन्न करता था ये, ठीक है। इसमें नया प्रोग्राम लैंग्वेज भी आ गया था। उसके अलावा डाटा पहले पंच कार्ड में स्टोर होता था। पंच कार्ड क्या था, एक हार्ड पेपर था जैसे कार्डबोर्ड होता है उस टाइप से, उसमें होल्स करके डाटा को स्टोर किया जाता था। अब यहाँ क्या हो गया था, मैग्नेटिक टेप में डाटा स्टोर होने लगा। समझ आ रहा है किसी को? कोई भी दिक्कत कहीं भी लगे तो एक बार मुझे बोल देना। चले नेक्स्ट जनरेशन पे। ये है हमारी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या थी, ये 1965 से लेकर 1974 तक चली, ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया, कब किया, और ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या था, इसमें हम ये सब समझेंगे। इसमें क्या था, आईसी आ गया था, ठीक है। थर्ड जनरेशन में क्या था, आईसी, इसका विकास किया था जेएस किल्बी। आईसी क्या होता है, किसको पता है, कौन बताएगा? थर्ड जनरेशन में आईसी का विकास हुआ। आईसी क्या था, इंटीग्रेटर चिप। इंटीग्रेटर चिप क्या होती है, सिलिकॉन की बनी हुई एक चिप होती है, सॉरी इंटीग्रेटर सर्किट था ये। एक सिलिकॉन की बनी हुई छोटी सी चिप होती है, उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। साइज में बहुत छोटी होती है। छोटी होने के कारण क्या है, हमारा जो कंप्यूटर का साइज है वो भी बहुत छोटा हो गया था इस टाइम। सबसे पहले वैक्यूम का ट्यूब वाले कंप्यूटर का बहुत बड़ा साइज था, उसके बाद क्या है, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर आ गया, उसका साइज छोटा था। अब उससे भी छोटा कंप्यूटर आ गया होगा, ये आईबीएम आप लोगों ने देखा भी होगा ना। आईबीएम कंप्यूटर किस किस ने देखा है, कमेंट कर दो एक बार, जिसने भी देखा हो, यूज किया हो। इंटीग्रेटर सर्किट, इससे कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया। और साथ के साथ और नई तकनीक भी इस कंप्यूटर में आ गई। दिखाई दे रहा है किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इस कंप्यूटर के आने से क्या है, हाई स्पीड हो गई, स्पीड इंक्रीज हुई। हाई स्पीड हुई, ठीक है। समय और भी कम लगने लगा।
उसके अलावा और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए थर्ड जनरेशन में? इसमें रैम भी था। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। लिख लीजिए साथ के साथ, ये लिखा हुआ आपके काम आएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी का उपयोग शुरू हो गया। ठीक है, टाइम शेयरिंग सिस्टम विकसित हुआ। चलिए अब देखते हैं हम दोबारा, जो थर्ड जनरेशन है वो क्या थी, किसने विकास किया था थर्ड जनरेशन में? जेएस किल्बी ने 1965 से लेके 1974 तक। ठीक है, क्या विकास किया था? आईबीएम कंप्यूटर बना दिया था जो साइज में और भी छोटा हो गया था। इसके साथ ही क्या इसमें काम करने की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गई थी। उसके अलावा समय भी कम लगने लगा था। और इसमें क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का भी उपयोग होने लगा था। ठीक है, कि जो डाटा हम इनपुट करेंगे वो परमानेंटली और टेम्परेरली क्या है, स्टोर होने लगा था। उसके बाद क्या है, टाइम शेयरिंग सिस्टम का भी विकास हुआ इसी जनरेशन में। एक बार देख लीजिए, किसी को भी समझ नहीं आया है तो पूछ लीजिए। ठीक है, ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आईसी का क्या मतलब है या आईसी की डेफिनेशन क्या है, तो वो हम देखेंगे इसके बाद। आईसी क्या है? इंटीग्रेटर सर्किट, जिसमें कई कंपोनेंट लगे होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटर चिप, इंटीग्रेटर सर्किट बोलते हैं। इंटीग्रेटर सर्किट क्या है? एक चिप होता है छोटे सी साइज का। ठीक है, उसमें बहुत सारे सर्किट्स लगे होते हैं, अगर आपने देखा होगा तो। और उसके अलावा क्या है, इससे हमारे कंप्यूटर का जो साइज है वो बहुत छोटा हो गया था थर्ड जनरेशंस में। तो अगर आपसे पूछ ले कि आईसी क्या है, तो आपको बताना है कि इंटीग्रेटर सर्किट, जिसमें कई कंपोनेंट्स क्या है आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये आपका एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5वीं पीढ़ी में अब हम इसको पढ़ेंगे। तो ये आपकी थर्ड जनरेशन कंप्लीट हो जाती है इसके साथ ही। इसके बाद हम क्या देखेंगे? फोर्थ जनरेशन। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। ये फोर्थ जनरेशन कब आई थी? 1974 में। ठीक है, जो फोर्थ जनरेशन है कंप्यूटर की हमारी,
वो 1974 से लेकर अभी जब जो हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, वो क्या है, फोर्थ जनरेशन के। फोर्थ जनरेशन में कितना विकास हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ कि जो बड़े कंप्यूटर से IBM तक हम पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद इतना छोटा कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल बन गया जो आज हमारे हाथ में है। हम कहीं भी जाते हैं तो उसको कैरी कर सकते हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी इतना हमारे कंप्यूटर ने विकास कर लिया है। पहले क्या था, कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बना था, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर क्या है, आज के दौर में कंप्यूटर के बिना इंसान सरवाइव नहीं कर सकता है। शिक्षा के दौर में, बैंकिंग में, ठीक है, एजुकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, उसके अलावा रेलवे, एयरक्राफ्ट, इन सब में कंप्यूटर की हमें ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर के बिना या लैपटॉप के बिना लगता है कि ना तो हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। आप लोग भी सोचते होंगे कि इतना इतना हैंड रिटन हमसे नहीं होगा, हम क्या है जल्दी से सर्च करके गूगल पे जाके और देख लेते हैं। तो क्या है, हमारे कंप्यूटर ने इतना विकास कर लिया है कि अब हम लैपटॉप को एनी टाइम हमारे साथ कैरी कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा फोर्थ जनरेशन। एक बार देख लेते हैं। 1974 से फोर्थ जनरेशन जो चौथी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी में लार्ज स्केल कंप्यूटर से हम बहुत छोटे आकार के कंप्यूटर पर पहुंच गए हैं। तीसरी जनरेशन में IC आ गया था जिससे कंप्यूटर छोटा हुआ, और अभी चौथी पीढ़ी में क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, जिसमें हम मल्टीटास्क कर सकते हैं, और इससे जो हमारा कंप्यूटर है वो बहुत ही छोटा हो गया। जैसे अभी मैं आपको बता रही थी लैपटॉप और मोबाइल, ठीक है। तो चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ, जो चिप से भी ज़्यादा, जो इंटीग्रेटेड सर्किट था हमारा, उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल था। इस टाइम क्या हुआ, कंप्यूटर सस्ते हो गए, क्योंकि साइज भी इनका छोटा हो गया ना। जब बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे तो महंगे भी बहुत होते थे, और उसमें बिजली की खपत भी बहुत ज़्यादा होती थी। इसमें बिजली की खपत कम हो गई। और क्या हुआ, कंप्यूटर का विकास पहले लिमिटेड होता था, कंप्यूटर का उपयोग पहले लिमिटेड होता था, अब क्या हुआ, हर क्षेत्र में होने लगा। हर क्षेत्र में किस किस में, शिक्षा में, बैंक में, व्यवसाय में, अस्पतालों में, रेलवे और एयरलाइंस में भी।
ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया कि कंप्यूटर्स हमारे पीढ़ी टू पीढ़ी छोटे होते गए, छोटे के साथ सस्ते होते गए, और साथ में बिजली की खपत कम होने लगी, उसको कैरी करना भी बहुत आसान हो गया। अब हम कहीं भी जाते हैं तो अपना लैपटॉप कैरी कर लेते हैं ना, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो लैपटॉप को हम कैरी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, माइक्रो प्रोसेसर आ गया, तो इसमें बाइनरी सिस्टम के साथ 0 to 9 डिजिटल तो होता ही होता था, उसके बाद अल्फ़ाबेटिक भी हम सब काम करने लगे। दूसरा क्या था, मल्टीटास्किंग था। एक साइड आपने MS ऑफिस खोल रखा है, दूसरी साइड पेंट, एक्सेल, ये सारे प्रोग्राम्स आप रन कर सकते हो। किसकी वजह से? माइक्रो प्रोसेसर की वजह से। तो एक बार देख लीजिए, अगर किसी को समझ नहीं आया है तो बता देना मुझे, किसी को राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल्स क्या है, कौन कौन से कंप्यूटर आए? IBM पर्सनल कंप्यूटर PC, ठीक है। सेकंड क्या है, एप्पल, ये 4 जनरेशंस में आ गए थे। फोर्थ जनरेशन से लेकर अभी टिल जो हम यूज कर रहे हैं वो यही है माइक्रो प्रोसेसर जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, 1974 से लेके अब तक का ये आपका 4th जनरेशन का कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं हर किसी क्षेत्र में। और अभी क्या है, चले नेक्स्ट चले। अब क्या है, AI का जमाना आ गया है। ठीक है, AI का दौर चल रहा है अभी। AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसको पता है, कौन बताएगा भाई AI क्या है? हाँ जी, जेमिनी और चैट GPT किसके भाग है? AI के। AI का हिस्सा है। सुपर कंप्यूटर हो गया, जैसे अलेक्सा हो गया, अलेक्सा ये करो, अलेक्सा वो करो। तो ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, कंप्यूटर खुद ये इतना डेवलपमेंट करना चाह रहा है, डेवलप होना चाह रहा है कि उसे यूजर्स की भी आवश्यकता ना हो। एक रोबोट की तरह कंप्यूटर खुद काम करेगा, ह्यूमन की तरह। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं कि चैट GPT हमें ये बताओ या जेमिनी हमें ये बताओ, तो वो क्या है, हमें जिस लैंग्वेज में या जिस भाषा में हम समझते हैं उसी में वो खुद बोल बोल कर भी बता रहा है हम लोगों को। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा है, उसको स्टोरी सुननी है तो चैट GPT को बोल रहा है, जेमिनी को बोल रहा है, जेमिनी हमें ये कहानी सुना दो। तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। ठीक है, इस पे अभी काम चल रहा है। तो कंप्यूटर क्या है, यूजर खुद यूजर बनना चाहता है, एक रोबोट की तरह काम करेगा आने वाले टाइम में। तो एक बार देख लो इसको। इसमें क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर का उपयोग होने जा रहा है। जब भी तो आप लोगों ने सुना होगा कि अब लोग बोलते हैं कि AI आ गया है, AI बहुत सारी जॉब्स खा जाएगा, सॉफ्टवेयर की जॉब भी AI खा जाएगा। क्योंकि कंपनीज में क्या है, AI एक एम्प्लॉय के मतलब 10 एम्प्लॉय के बराबर एक
जो एआई है वो हमारा काम कर देगा, ठीक है। इसकी स्पीड भी इतनी हाई होगी और बहुत एडवांस सिस्टम ये एआई का रहेगा। इसके कंप्यूटर है वो और भी छोटे हो जाएंगे, ठीक है। इंटरनेट, ईमेल और वर्ल्ड वाइड वेब, ये सब किसके उदाहरण है? एआई के। इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, ये सब क्या है? एआई हैंडल करेगा, ठीक है। देख लीजिए, किसी को भी अगर समझ में नहीं आया है तो मेरे से कल दोबारा पूछ लेना। ये जो 5 जनरेशन्स है इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने डीपली इसको किया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो देख लीजिए इसको। अब चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा? कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं? कंप्यूटर के प्रकार। नंबर 1, उद्देश्य के आधार पर। नंबर 2, कार्य पद्धति के आधार पर। नंबर दिखाई दे रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार देख लो। नंबर 3, साइज के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर क्या है हमारे? 2 टाइप्स के हैं, स्पेशल कंप्यूटर, जनरल कंप्यूटर, ठीक है। स्पेशल कंप्यूटर क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, उद्देश्य के आधार पर क्या है? एक तो हमारा है स्पेशल कंप्यूटर। कौन बताएगा भी स्पेशल कंप्यूटर क्या होता है? और बी क्या है आपका? दिखाई दे रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये भी क्या है आपका? स्पेशल, जनरल, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है कि जिसका पर्पस कोई स्पेसिफिक को दर्शाता हो, ठीक है। और देख लीजिए इसको एक बार। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं हमारे? जो किसी स्पेशल काम के लिए बने हो, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल, स्पेशल काम के लिए बने हो, ठीक है। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर होता है ना, वो आता है स्पेशल पर्पस में, ठीक है। क्लियर हो गया? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं? हाँ जी, राम राम जी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ सके। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो स्पेशल काम के लिए बने हो उसको स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे कि
ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या है। जनरल पर्पस कंप्यूटर वो है जो कई प्रकार के काम एक साथ कर सके, कई प्रकार के काम कर सके, जैसे कि दस्तावेज बनाना। ये दोनों भाग किसके हैं? उद्देश्य के आधार पर है, ठीक है। लिख लीजिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। दस्तावेज बनाने के लिए, कैलकुलेशन या गणना के लिए, ये होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर का काम, ठीक है। स्पेशल पर्पस तो नाम से ही पता चल रहा है ना कि किसी स्पेशल काम के लिए, जैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करना है या ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद जनरल पर्पस क्या है? जो कई प्रकार के काम एक साथ कर सकता है, गणना भी कर सकता है, दस्तावेज भी बना सकता है। तो ये हमारे उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को डिफाइन किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कार्य पद्धति के आधार पर। तो किसी को भी समझ नहीं आया है, राइट डाउन करना है, कर लीजिए आप। चले नेक्स्ट। चलिए चलते हैं। नंबर सेकंड क्या है? कार्य पद्धति के आधार पर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जिस टाइप का हमें काम करना है, जैसे डिजिटल हो सकता है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल में क्या होता है? बाइनरी सिस्टम में काम करता है, ठीक है। बाइनरी सिस्टम क्या होता है भाई हमारा? 0 to 9, ठीक है। संख्या में ये हमारा क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? जो बाइनरी सिस्टम के रूप में प्रोसेस होता है, जैसे डिजिटल वॉच इसका एग्जाम्पल रहेगा, या कंप्यूटर। चलो भाई लिख लो। अब उसके बाद हम करेंगे एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, किसको पता है, कौन बताएगा? जब डाटा को भौतिक मात्रा के रूप में प्रोसेस किया जाता है, वो क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। जैसे कि भौतिक मात्रा में कैसे किसी कंप्यूटर को प्रोसेस किया जाता है? जैसे वोल्टमीटर और स्पीडोमीटर, ये एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। समझ आ गया? भौतिक मात्रा के रूप में जिसको प्रोसेस किया जाता है, जिस डाटा को, वो क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है। और बाइनरी सिस्टम में प्रयोग किया जाता है, जैसे 0 to 9
तो इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। ये कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर है हमारे। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? उसके बाद नंबर 3 पे क्या है? हाइब्रिड। कौन बताएगा? किसको पता है भाई हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? हाँ जी, हाइब्रिड कंप्यूटर में इनमें डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर का यूज किया जाता है, मिश्रण मिलाकर। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल्स में दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हॉस्पिटल में मॉनिटरिंग सिस्टम में दोनों कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। किसका? डिजिटल और एनालॉग। चलो लिख लो, किसी को लिखना है तो। उसके बाद ये कार्य पद्धति के आधार पर हो गया। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया हमारा। इसके बाद कार्य पद्धति के आधार पर हमने देख लिया, और उससे पहले हमने क्या देखा था? स्पेशल कंप्यूटर और जनरल कंप्यूटर। ये किसके आधार पे है? उद्देश्य के आधार पे है। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा हमारा? आकार के साइज के आधार पर। नंबर 3 क्या है? कंप्यूटर हमारा साइज के आधार पर। साइज के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं? किसको पता है? कौन बताएगा? साइज के आधार पर कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर? मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद कौन सा होगा? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं? डेस्कटॉप पे आ गया हमारा कंप्यूटर, हाथों में भी आ गया, लैपटॉप बिल्कुल छोटा जो माइक्रो। ठीक है, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर में कौन सा आता है? IBM 370 और यूनिवैक। ठीक है, और मिनी कंप्यूटर में कौन सा आएगा? किसको पता है भाई? कौन बताएगा? मिनी कंप्यूटर में आएगा AS400, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से हैं? जो IBM कंप्यूटर था, यूनिवैक था। उसके बाद मिनी कंप्यूटर कौन सा आया? इसके बाद AS400 करके माइक्रो कंप्यूटर। अब जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। जो डेस्कटॉप पे हमारा PC है, पर्सनल कंप्यूटर, उसके बाद लैपटॉप है, वो क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, उसके बाद अब हमारा कौन सा कंप्यूटर है?
पर्सनल पर्सनल कंप्यूटर कौन से होते हैं भाई? यूजर के अपने काम के लिए, जैसे मेरा पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप है जिसमें मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ, क्योंकि वो मेरा क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है, वैसे ही पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, यूजर के अपने काम के लिए जो कंप्यूटर होता है वो पर्सनल कंप्यूटर होता है। जैसे एप्पल की मैकबुक, ठीक है, या टैब हो गई, या IBM PC हो गया, ये सब क्या है, पर्सनल कंप्यूटर के भाग है। देख लीजिए एक बार, किसी को समझ नहीं आया हो तो बता दो मुझे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं, 5 पीढ़ी है। AI को मिलाकर 5वीं पीढ़ी पर अभी काम हो रहा है। ठीक है, काम जारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है प्रॉपरली। हम कौन सा अभी माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, 4th जनरेशन का, जो 1974 में आया था। अभी तक हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हमने पहली जनरेशन में ENIAC और UNIVAC कंप्यूटर पढ़ा, जो फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर था। 1942 से 1955 तक रहा है ये। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स थी, साइज में बहुत बड़ा होता था, बिजली की बहुत खपत होती थी, इसलिए इसको अपग्रेड किया गया। कब अपग्रेड किया गया इस कंप्यूटर को? 1955 से 1964 में। ठीक है, ये इसमें क्या है, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स आ गए, जिससे हमारे कंप्यूटर का साइज क्या था, छोटा हो गया, और इसकी स्पीड भी काम करने की थोड़ी सी तेज हो गई। ठीक है, बिजली की खपत कम हो गई। डाटा स्टोर किस में करते थे इस टाइम हम? पंच कार्ड्स में डाटा स्टोर होता था। पंच कार्ड क्या होते हैं? कार्ड होते हैं जिनमें होल्स करके डाटा को स्टोर किया जाता था। ठीक है, ये हमारा अपग्रेड हुआ सेकंड पीढ़ी में 1955 में। उसके बाद हमारा कंप्यूटर कब अपग्रेड हुआ? 1965 से 1974 तक JS किल्बी ने इसका विकास किया था। इसमें क्या था, IC का विकास हुआ। IC क्या है? इंटीग्रेटर सर्किट। ठीक है, एक छोटी सी सिलिकॉन की चिप बनी होती है, उसमें सारे कंपोनेंट्स क्या है, आपस में जुड़े होते हैं। तो IC आने के बाद हमारा जो कंप्यूटर का साइज है वो ये हो गया था। IBM कंप्यूटर देखा भी होगा आप लोगों ने। इसमें क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी उपयोग होने लगी थी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? जब हम डाटा इन करते हैं कंप्यूटर में, इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो परमानेंट और टेम्परेरी स्टोर करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रैम कहा जाता है। ठीक है, टाइम शेयरिंग सिस्टम भी इसके साथ विकसित हो गया था। ये हमारी 3rd जनरेशन की कंप्यूटर था। इसके बाद 4th जनरेशन में कितना विकास किया? सॉरी, ये 3rd जनरेशन था आपका। ठीक है, उसके बाद ये हमारी 5वीं पीढ़ी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। चौथी पीढ़ी में IBM PC और ये सब आ गया था, एप्पल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, बस थोड़ा सा रह गया है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। और आज से हमारी क्लास 11 बजे रहेगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ना कल से, क्योंकि थ्योरी आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है।
थ्योरी अगर आप कर लोगे तो एमसीक्यू आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। कल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कनेक्ट होना भाई, ठीक है। चलिए, ओके।